नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। आज इस्तीफा नहीं दिया, कहा कि 2 दिन बाद देंगे। 2 दिन बाद क्या है? 17 सितंबर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में होंगे और उस दिन उनकी पार्टी उनका जन्मदिन मना रही होगी। गोदी मीडिया जन्मदिन के कवरेज की तैयारी में लगा ही होगा, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफे का वह दिन चुनकर बर्थडे पार्टी के सामने राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी इस्तीफा पार्टी का ऐलान कर दिया। भारत की राजनीति में आज भी इस्तीफे का अपना नैतिक महत्व है। उसकी ताकत कई बार तमाम जनादेशों साजिशों पर भारी पड़ जाती है। टाइमिंग की राजनीति पर मोदी की महारत मानी जाती थी। प्राइम टाइम के समय अचानक टीवी पर आ जाते थे। नोटबंदी का ऐलान कर देना या लॉकडाउन का ऐलान कर देना, यह सब उनकी रणनीति का हिस्सा माना जाता था। लेकिन अब यह फॉर्मूला भी बेकार हो गया। क्यों बेकार हुआ? क्योंकि फैसले की घोषणा से माहौल तो बन गया, हेडलाइनें तो बड़ी बड़ी छप गईं, मगर कुछ दिनों के बाद जनता ने देखा कि उन फैसलों का कोई असर नहीं, उनका असर धूल मिट्टी में मिल गया है। जैसे बीजेपी अब नोटबंदी के फायदे की बात करती ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। वैसे फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि नया नेता विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। वो नया नेता मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया ने भी पद लेने से मना कर दिया है और संघर्ष का रास्ता चुनने का ऐलान कर दिया है। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? Did you are late. Should I tell mom? Should I order Momo? Get great rates this slow season with Agoda. Download Agoda app now. मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है,
तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। 17 सितंबर भारत की राजनीति का एक दिलचस्प दिन होता जा रहा है। आप याद कीजिए कि इसी दिन बेरोजगारों ने लाखों ट्वीट किए और 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस में बदल दिया। जून के महीने में जब केजरीवाल लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आए तो उन्होंने 17 सितंबर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ऐसा बयान दिया कि बीजेपी को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ गई, वो भी आधी। केवल नरेंद्र मोदी के बारे में सफाई दी गई, योगी आदित्यनाथ के बारे में सफाई बाद में दी गई। उस दिन अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मोदी अगले साल इस तारीख को 75 साल का होने पर पद छोड़ देंगे और अमित शाह पीएम बनेंगे। इसलिए वे असल में अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। यहां भी नियति का खेल देखिए, जब मोदी अपना जन्मदिन मना रहे होंगे, केजरीवाल उसी 17 सितंबर को इस्तीफा देकर सत्ता छोड़ रहे होंगे। लेकिन केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का वो असाधारण बयान था जिसने तूफान तो मचा ही दिया था, आज याद कर लेते हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कई नामों की चर्चा चल रही है, आतिशी सिंह, गोपाल राय या कैलाश गौतम। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी चाहती है कि केजरीवाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, उन्हें फिर से जनता वोट दे, ईमानदार साबित हों और मुख्यमंत्री बने। इस तरह की चर्चाएं चलेंगी, मगर इस इस्तीफे का महत्व तो है। उन्होंने इस्तीफा देकर रविवार को सोमवार बना ही दिया है। अरविंद केजरीवाल अब सड़क की राजनीति का रास्ता चुनने जा रहे हैं। इस्तीफा देकर उन्होंने सत्ता से खुद को विपक्ष के खेमे में ला दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों और गोदी मीडिया का लंबे समय से दमन चल रहा है, भय का माहौल बनाया गया है। लेकिन अब विपक्ष में होना ही राजनीति में सार्थक होना होता जा रहा है। जिन लोगों को लगा कि डर से पार्टी बदलकर मोदी सरकार में मंत्री हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, अपना जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि दौर ही यही है और यही अब इस देश में चलेगा, उन्हें भी दिखने लगा होगा कि धीरे धीरे ही सही यह दौर बदल रहा है। अपनी गर्दन बचाने के लिए बीजेपी के साथ सत्ता में बने रहने का रास्ता चुनने का फैशन पुराना पड़ता लग रहा है। सड़क पर उतरकर विपक्ष का नेता बनना, इसका राजनीतिक दौर इन दिनों जोरों पर लगता है। अक्टूबर 2022 में डरो मत का नारा राहुल गांधी ने दिया, संसद की उनकी सदस्यता छीन ली गई, घर से निकाल दिए गए, लेकिन पदयात्रा पर निकलकर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया और जांच एजेंसियों की घेरेबंदी से खुद को निकाल दिया। आम आदमी पार्टी ने तो और भी भयंकर कुचक्र का सामना किया। उसके नेताओं को तोड़ लेने का हमला न जाने कितनी बार किया गया। खबरों में या विश्लेषणों में इस तरह से बताया गया जैसे ये चुटकी का काम हो और यह पार्टी टूट जाएगी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अलग कर दिए जाएंगे, इन्हीं 2 लोगों की पार्टी बच जाएगी। लेकिन अंत में क्या नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी बिखरी नहीं। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में जाने के बाद भी यह पार्टी महाराष्ट्र की शिवसेना या एनसीपी की तरह या मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की तरह नहीं टूटी। अपनी पार्टी और सरकार को बचाने में ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और केजरीवाल का रिकॉर्ड कहीं ज्यादा मजबूत है। इनके कितने मंत्रियों पर एजेंसियों ने धावा बोला, गवर्नर तक लगा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की आलोचना की,
लेकिन तब भी ये क्षेत्रीय पार्टियां बची रह गईं। आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के तमाम दबावों के बाद भी नहीं टूटी। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। अरविंद केजरीवाल का यह इस्तीफा भारतीय राजनीति के तमाम इस्तीफों से काफी अलग है। यह उन इस्तीफों पर भी भारी पड़ सकता है जिनकी मांग को मोदी सरकार ने ठुकराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इस नैतिक शक्ति का इस्तेमाल होने नहीं दिया। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में 250 से अधिक लोग मारे गए। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई, प्रधानमंत्री चुप हो गए। लगातार रेल दुर्घटनाएं होती रहीं, प्रधानमंत्री चुप रहे। बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। मणिपुर की हालत खराब है, मुख्यमंत्री को हटाने की मांग होती है, प्रधानमंत्री चुप रहे। मणिपुर की हालत के लिए किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। अदानी मामलों से लेकर सेबी की चीफ माधवी बुच पर कितने ही आरोप लगे, प्रधानमंत्री चुप रहे। वित्त मंत्री ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। राजनाथ सिंह ने कहा था हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता है। एंटी मुस्लिम राजनीति के तूफान में मोदी को लगा होगा कि राजनीति के सारे चाल दाव, नैतिकताएं अब बेकार हो चुकी हैं। नैतिकताओं की राजनीति खंडहर में बदल गई है और नरेंद्र मोदी का फैसला ही फैसला है, उनकी चुप्पी भी फैसला है। मोदी अपने आप को हर तरह के नैतिक प्रश्नों से ऊपर समझने लगे और अंत में कह भी दिया कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर नैतिकता की राजनीति से भाग रही बीजेपी को बीच चौराहे पर घेर लिया है। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं,
अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलके, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे।